अब इससे मिडिल ईस्ट में और साथ साथ पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, क्या वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाएं। मेजर जनरल एजीबी जैनी, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा ब्रिगेडियर सरदेंदु सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जैनी सर आप ही के पास आएंगे, आपसे ये समझना चाहेंगे कि एक तरफ तो अमेरिका ईरान से कह रहा था कि भाई आपको 2 हफ्ते का वक्त दिया जा रहा है, लेकिन ये कहने के 3 दिन बाद ही हमला कर दिया जाता है। क्या इसको लेकर पहले से ही रणनीति पूरी तैयार कर ली गई थी? जी जैनी सर बोलिए। अखिलेश, थैंक यू। आपके अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप द कनेक्टिविटी इज गुड इनफ। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि ये एक ड्यूअल गेम खेला है ट्रंप ने। आप तो 2 हफ्ते की बात कर रहे हो, आप ध्यान वहां ले जाओ जबकि कि उनको 60 दिन का नेगोशिएशन चलते रहे। हाँ। एक दौर, दूसरा दौर, छठे दौर तक जब 60वां दिन खत्म हुआ, 61वें दिन एग्जैक्टली ऑन द 61st डे इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के अंदर में तबाही मचा दी। उनके 19 के करीब आला जो सुप्रीम उनके मिलिट्री कमांडर्स थे उनको मार दिया, 9-10 उनके जो सीनियर साइंटिस्ट थे उनको मार दिया, और नुकसान ही नुकसान किया ईरान में। अब G7 से पहले आके वो ये कह रहे हैं कि और बहुत जरूरी होना है। देखिए, परसों ही खबर आई थी कि B-52 की उन्होंने जो उनके जो हवाई जहाज है जो कि के बंकर बस्टर बॉम्ब को ले जा सकते, सिर्फ B-52 के जो स्टेल्थ बॉम्बर्स है उनकी प्रैक्टिस फ्लाइट की गई थी। तो ये तो दुनिया को मालूम था कि ये कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब ये करेंगे या नहीं करेंगे ये अब होने के बाद ही पता चला। क्योंकि मेरा तो ये मानना था कि अमेरिका इसमें नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अमेरिका अगर फिजिकली आ जाता है जैसे कि अभी आ गया तो उसको बहुत नुकसान होगा। हाँ। आप देखें कि इंडियन ओशन रीजन में, मिडिल ईस्ट में, तेहरान, ओमान, बहरीन, डिगो गार्सिया, सेशल्स और ईरान में भी 4000 से ऊपर अमेरिका के सिपाही हैं उनके बेसिस में। अब ईरान उनको नहीं छोड़ेगा। तो ये जो ड्यूअल गेम खेला है ट्रंप ने कि एक तरफ तो उनको नेगोशिएशंस कराते रहे, एक तरफ 2 हफ्ते का टाइम दे दिया और फिर अचानक इस किस्म से हमला कर देना, ये मेरे राय में इंटरनेशनल लेवल पर इस किस्म की बातें नहीं होती हैं। बात करनी है तो बात करो, लड़ाई करनी है तो लड़ाई करो। विनोद सर आपसे समझना चाहेंगे, जी सर आ रहे हैं विनोद दत्ता सर, इस पूरे मामले में अमेरिका ने वक्त तो दिया लेकिन वक्त से पहले हमला कर दिया। अब ईरान कह रहा है भाई ये तो विश्वासघात किया आपने, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का आपने उल्लंघन किया। और जैसा कि सर बता रहे थे जैनी सर कि कई ऐसे जो है मिडिल ईस्ट में देश है जहां पर उनके सैनिक हैं, क्या ईरान उन पर हमला कर सकता है? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान उन पे हमला नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका ने पहले ही उनका अपने जो बेसिस हैं उनको स्ट्रेंथन किया है। उसने F-16 वगैरह लगा दिए गए हैं, उसने अपने जो रिफ्यूलर्स हैं उनको वहां तैनात कर दिया गया है, अपनी जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको सघन किया हुआ है। देखिए, अमेरिका एक ऐसा देश है, वो कहते हैं ना कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, वो मेरे हक में क्या फैसला देगा। क्योंकि अमेरिका जो कुछ करता है वही सही चीज मानी जाती है। आप ये देखिए, रही बात कि अमेरिका ये कह रहा था कि साहब मैं अभी अटैक नहीं करूंगा या बाद में करूंगा, सरप्राइज और डिसेप्शन रण कौशल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो क्योंकि जो कही जाती है चीजें अब सिमुलेशन होती हैं, जैसे सिमुलेशन एक्सरसाइजेज हैं, जैसे ईरान खुद मेडिटेरेनियन में अभी सिमुलेशन एक्सरसाइज कर रहा है। तो इन सब चीजों को, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो इसको ट्रंप के खिलाफ इसको मतलब स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ,
ईरान इसके जो बेसेस हैं या आसपास के एरियाज हैं उनको जरूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। जी। और दूसरी चीज देखिए, ट्रम्प साहब के दो एम थे। पहली बात तो ये था कि उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं हाँ। उनको बर्बाद किया जाए या उनको रोका जाए, तो वो उन्होंने काफी हद तक अचीव कर लिया है। दूसरी चीज ये है कि वो चाहते थे कि वहां चेंज ऑफ रिजीम हो, क्योंकि अगर आपको याद है 1979 में रजा शाह पहलवी को जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था तब उसको अपदस्थ करके इस्लामिक रजीम ईरान में आई थी। और वो रजा शाह पहलवी अमेरिका की मदद से ही गद्दी पे थे। तो वो ये चाहते हैं कि साहब उन्हीं का जो ग्रैंडसन या कोई उनका साइन जो है वो इस पे आके मतलब इन कुर्सियों पे, सियासी कुर्सियों पे बैठे। तो और जिस तरह से अभी खबरें मिल रही हैं कि साहब 2 या 3 नाम सर्कुलेशन में है कि खमनेई की जगह कौन रिलीजियस लीडर बनेगा, तो ये दर्शाता है कि साहब मतलब चेंज ऑफ रिजीम की कुछ सुगबुगाहट ईरान में है। और अगर ये होती है तो मुझे लगता है कि अमेरिका इसका एक लीनियंट व्यू लेगा और हो सकता है वो ईरान के साथ नेगोशिएशन में चला जाए। सरदेंदु सर, आप समझना चाहेंगे, प्लानिंग तो रची गई थी और उसी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के सेना प्रमुख को बुलाया गया और पाकिस्तान ने ढिढोरा पीट दिया पूरे दुनिया में कि भाई देखो ये पाकिस्तान की कूटनीतिक जीत है, हम उनको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करते हैं। लेकिन 2 ही दिन बाद हमला कर दिया और अब रूस पूछ रहा है कि भाई शांति के दूत युद्ध में आ गए, युद्ध करने लगे। तो पाकिस्तान को तो यहाँ जो है ट्रंप ने धोखा दे दिया और वो अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे थे मुंह से। देखिए, मेरा मानना है कि पाकिस्तान के स्टेटमेंट का बहुत मतलब है नहीं। पाकिस्तान आज की डेट में फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान को चाइना जिस तरीके से चाहे घुमा सकता है, अमेरिका चाहे जिस तरीके से घुमा सकता है। उनको डर था कि कहीं पाकिस्तान का कहीं ना कहीं ईरान के सपोर्ट ना आ जाए, तो उनके चीफ को अपने यहाँ बुला दिया, लंच करा दिया और उनका मुंह बंद कर दिया और उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल किया तमाम तरीके के इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। और ये इंटेलिजेंस पास किया गया इसराइल को और उसके तहत देखिए 13 तारीख को बहुत बड़ा स्ट्राइक इसराइल ने किया। अमेरिका और जो इजराइल है उन्होंने तो ये मन बना लिया था कि ईरान को कैसे सबक सिखाना और ईरान के कैसे न्यूक्लियर प्लान को डिस्ट्रॉय करना है। देखिए, पहले ये एक्शन इजराइल ने लेना था, लेकिन इजराइल के पास इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो फर्डो और तमाम ऐसे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को स्ट्राइक करके बर्बाद करे। वो उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के बाहर था। लिहाजा अमेरिका ने स्टेप इन किया। G7 से जिस तरीके से वो हटे, कयास लगा जा रहा था कि अमेरिका एक बहुत बड़े एक्शन के लिए जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का इसमें रोल है ही नहीं। पाकिस्तान एक छोटा सा मोहरा है जिसको अमेरिका ने इस्तेमाल किया अपने इंटेलिजेंस गैदरिंग और एयर स्पेस के लिए। मकसद अमेरिका का था। अमेरिका ने देखिए आज भी जब बोलता है कि हमने ईरान को पूरी तरीके से डी न्यूक्लियराइज कर दिया, उसके न्यूक्लियर प्लान को ध्वस्त कर दिया और उसका अब वहां पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। देखिए, ईरान के पास 7 से 8 ऐसे न्यूक्लियर प्लांट हैं जो डिफरेंट लोकेशन में है। एक ऐसा न्यूक्लियर प्लांट है जहां पे रशिया के साइंटिस्ट अभी भी काम कर रहे हैं, आपने उसको नहीं स्ट्राइक किया। तमाम ऐसे न्यूक्लियर प्लांट हैं जो इंटैक्ट है। और जो ईरान का अगर आप वर्जन मानेंगे तो ईरान ने वहां पहले से इवैक्यूएशन शुरू कर दिया था। 2 दिन पहले की सैटेलाइट की पिक्चर है जहां बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां लगी हैं। फर्डो में क्या उन्होंने शिफ्ट किया, कहां लोगों को निकाल के लेके नहीं कहा जा सकता। तो अमेरिका भी एक तरीके का गेम प्लान खेल रहा है और कह रहा है वर्ल्ड के सामने एक अपना ऐसा ह्यूमन फेस रखा है कि हमने सिर्फ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को स्ट्राइक किया, 3 को किया, बाकी व्हाट अबाउट अदर्स। आप किसी कंट्री के न्यूक्लियर प्लान को इस तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, जबकि वो बार बार कह रहा है कि ये पीसफुल पर्पस के लिए। आपके तुलसी गब्बार्ड भी ये बोल रही थी कि ये न्यूक्लियर का जो प्लांट है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए, जिसकी बात आपने सुनी नहीं और आपने स्ट्राइक किया। जी, अमेरिका एक अपना देखिए एक तरीके का ह्यूमन फेस वर्ल्ड के सामने रखना चाह रहा है और ये तो तय बात थी कि आज नहीं तो कल ईरान के ऊपर इस तरीके से स्ट्राइक होनी है। और ईरान जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहा है कि वो इसको छोड़ेगा नहीं। देखिए, युद्ध का माहौल है, अभी आपको ग्राउंड पे एक्शन करना पड़ेगा। स्टेटमेंट के समय निकल गए। मेरा मानना है कि ईरान एक ऐसा कंट्री है कि उसको देखे कि मिडिल ईस्ट में क्या चीज उसको इरिटेंट है। उसका इरिटेंट है इजराइल। अमेरिका बेसिस पे स्ट्राइक करके वो एस्केलेट करेगा। जो स्टेट ऑफ हर्मुज है, अगर आप उसको माइन करते हैं या कॉमर्शियल एक्टिविटीज को जेपरडाइज करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उससे वर्ल्ड में
पावर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस आएगी और उससे आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप तमाम मुल्कों को इसका कैप्टिव नहीं बना सकते, लिहाजा आपको एक फुल फ्लेजेड स्ट्राइक इजराइल के ऊपर जारी रखनी होगी जितना आपका माइट है। आपके पास बैलिस्टिक्स, आपके स्ट्राइक्स है, लॉन्ग डिस्टेंस वेपन आपके स्ट्रेंथ है, आपके पास सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसका इस्तेमाल करके जो इरिटेंट है इजराइल, जिसकी वजह से युद्ध इतने दिनों से चल रहा है, उसको आप स्ट्राइक करें। युद्ध को बढ़ाने का मकसद नहीं है। अमेरिका ने आपको स्ट्राइक है, वो कहता मैं हल और हमले नहीं करूंगा अगर आप पीस टॉक के लिए या सीज फायर करते हैं या अपना न्यूक्लियर प्लांट छोड़ देते हैं। लेकिन बात यहां रुकती हुई नहीं दिख रही है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। अमेरिका और जैनी सर, आपसे समझना चाहेंगे, इस पूरे मामले में जंग की शुरुआत इजराइल ने की थी, लेकिन अब इजराइल को बहुत नुकसान हुआ है। आज जिस तरीके से तमाम जो है बैलिस्टिक मिसाइल से हमला ईरान ने किया, उनके तमाम जो बड़े शहर हैं वो खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। उनका तमाम जो एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी चर्चा हम लोग बहुत दिन से करते थे, वो भी यहाँ पे आयरन डोम जैसे लोग फेल होते जा रहे हैं। उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कहा जा रहा है एक साथ इतनी मिसाइलों को रोक पाना नामुमकिन है। सही कह रहे हैं अंजने, आपके इतने मिसाइलों को रोक पाना मुश्किल होता है, क्योंकि आप कितने भी एंटी मिसाइल सिस्टम्स लगा दीजिए, आयरन ड्रोम लगा दीजिए या कोई भी आप मॉडर्न एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम लगा दीजिए, कोई ना कोई मिसाइल तो निकल ही जाएंगे। और जो मारे नहीं जाएंगे मिसाइल, जो निकल जाएंगे, वो नुकसान अवश्य करेंगे। और आप जो ये बात कह रहे थे ईरान की, कि ये ईरान खाली इसमें जो उनके बेसिस अटैक करने में सबसे बड़ा खतरा जो अभी ब्रिगेडियर दुजेंदु ने बताया कि अगर वो स्टेट ऑफ होर्मुज को वो ब्लॉक कर देते, उसको माइन कर देते, रेड सी को माइन कर देते, तो आप देखेंगे कि दुनिया की सारी शिपिंग जो कि स्वेज कनाल से होते हुए, रेड सी से होते हुए, होर्मुज से होते हुए, गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ से होते हुए इंडियन ओशन में आती है, वो सारी की सारी रुक जाएगी। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस $70 से $80-90 पहुंच गए, कहीं $120-130 पहुंच जाएंगे, तो कयामत होगी सारे दुनिया के लिए, डेवलपमेंट के लिए, खासकर की जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए, जिनको के आयात पे जिंदा होना होता है। अब रही बात ये रजीम चेंज की, हम बात तो रजीम चेंज की करते हैं अंजलि, लेकिन इतना आसान नहीं है ईरान में रजीम चेंज करना। मेरा मानना है कि ईरानियन नेशनलिज्म इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग आपस में उनमें लोगों में बंधन है कि वो किसी भी तरीके से आयतुल्लाह को खत्म नहीं होने देंगे। और एक आयतुल्लाह को आप खत्म करोगे तो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। उसने अपनी चेन ऑफ कमांड आपको ऑलरेडी बता दी है। दूसरी बात ये क्या है कि अगर आप ईरानियन सोसाइटी का स्टडी करें तो उसमें एक रूरल है और एक अर्बन है, और रूरल मेजॉरिटी में है। और जो ये अयतुल्लाह फैमिली आती है, ये सारी की सारी रूरल से आती है, तो उनको लोगों का सपोर्ट है। ईरान में आप कुछ ही तबाही मचा दो, कोई भी आप आपस में उनमें मतभेद भाव पैदा कर दीजिए, लेकिन जब उनके पश्तू के नेशनलिज्म पर बात आती है तो सारे के सारे एक हो जाते हैं। तो रिजीम चेंज करना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, आप एक अयतुल्लाह को मार दोगे, दूसरा आएगा, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि जैसे कि इराक में किया कि मैं सद्दाम को मार के आपने वहां पे पूरा माहौल ही चेंज कर दिया, तो वो ये इसमें ईरान में मुश्किल होगा। वो मुश्किल है। हाँ जी, विनोद सर, ये जो इराक वाली बात कही है सर ने, क्या जो जॉर्ज बुश ने 2003 में किया था उसी पैटर्न पर ट्रंप चल रहे हैं, और क्या लगता है कि जो उस वक्त 2003 में हुआ था वो 2025 में संभव है? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, अमेरिका का मकसद क्या है, रजीम चेंज से जब वो चाहता है तो वो चाहता है, देखिए पेशेकियान जो है वो एक मॉडरेट हैं, और खमनाई का जो ग्राउंड है, और दूसरा जिस तरह से विरोध वहां ईरान में है, अब वो ईरान नहीं है जो पहले हुआ करता था। अब वहां की जो यंग जनरेशन है वो चेंज चाहती है, वो इस्लामिक जो फंडामेंटलिज्म है उससे इत्तेफाक नहीं रखती। तो वहां एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है। आप देखिए मुसाद क्यों इतना सक्सेसफुल वहां हो रहा है, क्योंकि उसने ऐसे ही लोगों को टैप किया हुआ है जो उसके स्लीपर सेल्स या उसके जो एजेंट्स हैं या जो उसके मुखबिर बने हुए हैं। दूसरी चीज, अमेरिका वहां जाके जैसे ही अपनी कोई सरकार
जो अमेरिका चाहता है अगर उसको वहां बिठा देता है, अगर आप देखें रजा शाह पहलवी का जो पीरियड था, तो अमेरिका वहां के जो ऑयल है उसको देखिए, देयर आर नो फ्री लंचेस। आप ये सोच रहे हैं कि साहब अमेरिका केवल दुनिया को न्यूक्लियर होलोकास्ट से बचाने के लिए ये कर रहा है, तो हम लोग गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए, उसका मेन मकसद ये है। इराक में क्या हुआ, इराक से आज भी अमेरिका नहीं निकला है। हाँ। अधिकतर जो ऑयल है वो कंट्रोल कर रहा है। और आज आप ये देखिए, करीब 50 से 60% जो ऑयल है वर्ल्ड का, वो अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। तो अमेरिका की जो नियो नेशनलिज्म है, हाँ, वो यही है कि वो एक ऐसी कठपुतली सरकार वहां बिठाएंगे जो अमेरिका के ट्यून्स पे डांस करेगी, और वो वहां के जो संसाधन है उनको वो करेगा। भाई अमेरिका क्यों कहता है आई लव पाकिस्तान? वो इसलिए कहता है कि भाई पाकिस्तान को कभी वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ऐसा प्लायबल स्टेट है जहां वो अपना फुटहोल्ड रखेगा, जिससे वेस्ट एशिया में उसका वर्चस्व बना रहे, और खासकर ईरान के ऊपर। आप ये देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सडनली सीजफायर होने का कारण, मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई क्या कारण रहा होगा। तो अमेरिका ने कोई ऐसा कोई प्रगाढ़ प्रेम या मतलब अनुराग पैदा नहीं हुआ असीम मुनीर के लिए। असीम मुनीर को वो इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको पैसों की जरूरत है, और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। और हर कोई उसका इस्तेमाल करता, चाहे पाकिस्तान का इस्तेमाल चीन करता हो या फिर अमेरिका करता हो। और सरदेंदु सर ये समझना चाहेंगे कि अमेरिका कह रहा है भाई तुम परमाणु प्रोग्राम को हमने खत्म कर दिया, लेकिन कुछ ही दिन पहले वो खुद डील कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई हमारे साथ डील कर लो। खामनेई ने मना कर दिया, इसके बाद उनको कुछ दिन का वक्त दिया गया था। तो ये जो दो बातें समझ में नहीं, एक तरफ तो कह रहे भाई आप परमाणु प्रोग्राम मत करो, हमने उसको खत्म कर दिया, और कुछ दिन पहले तक डील कर रहे थे भाई हमारे साथ डील कर लो। जबकि उधर रूस के, अभी सर ने भी बताया कि करीब 200 से ऐसे एक्सपर्ट हैं जो उनके परमाणु प्रोग्राम में जुटे हुए हैं। देखिए, अमेरिका डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ वो अपना ह्यूमन फेस रखना चाहता है, जिसमें वो न्यूक्लियर डील करना चाह रहा था ईरान के साथ, और दूसरी तरफ वो इजराइल के साथ उसका अनस्टिंटेड सपोर्ट है, कि जिससे वो गाजा में उसने तबाही मचाई, तमाम छोटे छोटे देश जैसे जिसमें कि लेबनान और सीरिया शामिल था, उसमें स्ट्राइक किया, और अब ईरान के ऊपर। ये एक सोची समझी रणनीति है। पीस मील में ऑपरेशन चल रहे हैं, एक एक करके जो सारे के सारे जो अगेंस्ट में इजराइल के थे उनकी कमर तोड़ी जा रही है, और उसमें अब ईरान का नंबर आया है। ईरान एक कंट्री, सॉवरेन कंट्री, जिसकी पावर काफी है, काफी उसके स्ट्रेंथ हैं, जिसमें ड्रोन और लॉन्ग रेंज मिसाइल शामिल है, इसलिए इतने आसानी से ईरान काबू में नहीं आएगा। इसीलिए अमेरिका डायरेक्ट मदद के लिए उतरा। और लेकिन अमेरिका अपने पीस की बात हमेशा जारी रखेगा। वो अपना एक बिग ब्रदरली और जो यूनिपोलर वर्ल्ड है, अपना जो उसकी हेजीमनी है वो मेंटेन रखेगा। मिडिल ईस्ट में उसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे मिलिट्री बेसिस हैं, पूरा ऑयल वो कंट्रोल करता है। वो नहीं चाहेगा कि उसको कोई चैलेंज करे। आखिर क्या वजह है कि चाइना उस इलाके में घुसना चाह रहा था? आखिर क्यों चाइना ने डिप्लोमेटिक रिलेशन सऊदी अरबिया और ईरान में स्टैब्लिश कराया? क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, वो भी बहुत बड़ा एनर्जी की नीड उसकी वहां से पूरी होती है। और जब अमेरिकन बेसेज या अमेरिका की पकड़ मिडिल ईस्ट में कमजोर हो रही थी, तो उस गैप को चाइना ने फिल कर रहा था। और जब से 7 अक्टूबर का हुआ, देखिए अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेसेस को स्ट्रॉन्ग किया, एक बार अपनी पोजीशन को और पुख्ता किया, और उसको ऐसे तरफ डाल दिया जिससे कि आज फिर पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका में हो रखा है। और उसका लास्ट इरिटेंट ईरान था, उसके भी देखिए तबाही या इस तरीके की स्ट्राइक हो रही है। देखिए, जब युद्ध चलता है तो उस समय सत्ता परिवर्तन किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। देखिए, जितना विरोध नेतन्याहू का अपने देश में, उतना अयतुल्ला खamenei का अपने देश में नहीं है। उनके जो मॉडरेट हैं, जो चेंजेस चाहते हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत नगण्य है, दे आर अर्बन बेस्ड, लेकिन उनका जो मास फॉलोइंग है, जिस तरीके से देखिए तेहरान में लोग हुजूम इकट्ठा होता है, जिस तरीके से बगदाद में भी देखिए लोग इकट्ठे हुए, वो मानता है कि वो दिखाते कि कितना इन्फ्लुएंस है अयतुल्ला खamenei का। और साथ में वो कहते हैं हमें अपनी अब जान की परवाह नहीं, उन्हें अपने सक्सेसर 3 अपॉइंट कर दिए हैं। लेकिन ईरान का सबसे बड़ा एडवांटेज आज की डेट में जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो मॉडरेट हैं। आज भी देखिए उनके फॉरेन मिनिस्टर अब वो रशिया जा रहे हैं, तो क्या बात करके आते हैं ये देखना होगा। लेकिन ईरान
को वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया, तमाम उन कंट्री से जिसकी उसने उम्मीद की थी। आज की डेट में सारे के सारे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं और पूरा का पूरा ब्रंट जो अमेरिका का है वो ईरान सह रहा है। लेकिन ये अभी शॉर्ट टर्म है, अभी आगे गेम बदल सकता है। अमेरिका ने वो प्लान टच नहीं किए जो रशिया, जहां पे उनके साइंटिस्ट काम कर रहे थे, वो इलाके अभी भी इंटैक्ट है। तो अभी वहां बहुत कॉम्बैट पोटेंशियल ईरान का अभी बाकी है। ये देखना पड़ेगा कि वो युद्ध को किस लेवल पे ले जा सकते हैं। देखिए, एक इंटरनेशनली तो तमाम लोग इस स्ट्राइक को कंडेम कर रहे हैं, एक्सेप्ट इंग्लैंड और कुछ यूरोपियन नेशन जो कि आज भी इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन एक बात है कि डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप के सामने, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो या कोई नेता हो, वो सारे के सारे बौने नजर आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। चाहे वो G7 का मीटिंग छोड़ के आए, चाहे अपने कंट्री में तुलसी गबार्ड के जो गाइड है, एडवाइस है, उसको रूल आउट करे और जिस तरीके से वो स्ट्राइक करते। तो देखिए कितने कॉन्फिडेंटली जब वो बोलते हैं तो उनके पीछे JD वैंस और तमाम उनके मिनिस्टर्स खड़े रहते हैं। तो वो अपनी बात मनवाने के लिए तो आमदा है और साथ में उनका जो नोबेल प्राइज जीतने का एक मंशा है, अब उस मंशे में तो